हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर साल इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इन अभिक्रियाओं के प्रकार जो कि SN1 और SN2 हैं, इनको समझते हैं और इनकी क्रियाविधि के द्वारा इन अभिक्रियाओं को करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में नाभिक रागी उस हैलो एल्केन की से अभिक्रिया करता है जिससे हैलोजन परमाणु अबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तथा हैलाइड आयन निकल जाता है जिससे अविशिष्ट समूह कहते हैं। चूंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी के द्वारा संपन्न होती है इसलिए इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये एक प्रकार का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें सबसे पहले नाभिक रागी अटैक करता है तो इसको क्या बोलते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किस पे अटैक करता है? उस कार्बन पर जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना है, उस कार्बन पर अटैक करवाना है जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये कितने प्रकार की होती है? ये मुख्यतः दो प्रकार की है। आपको दो प्रकार की पढ़नी है, SN1 एंड SN2। सबसे पहले SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया यानी द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें नाभिक स्नेही द्विअणु क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर जो वेग निर्धारक पद होता है RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसके अंदर जो अणु भाग लेते हैं वो दो होते हैं। दो अणु अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, इसलिए इसको SN2 अभिक्रिया कहा गया है। ये ध्यान रखना है। CH3CN यानी मेथिल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया जिसमें मेथेनॉल और क्लोराइड आयन बनते हैं द्वितीय कोटि बलगति का अनुसरण करती है। यानी इसका ऑर्डर क्या होगा? रिएक्शन की कोटि क्या होगी? 2 होगी। अर्थात अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी दो अणु भाग लेते हैं। कौन कौन से? एक तो न्यूक्लियोफाइल और एक जो हमें अभिकारक ले रखा है। उन दोनों के अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगी इस अभिक्रिया का वेग। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किस पे? इस मेथिल क्लोराइड पे। और मेथिल क्लोराइड पे अटैक करके एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है जिसको संक्रमण अवस्था बोलते हैं। संक्रमण अवस्था, ये याद रखना है कि संक्रमण अवस्था किस प्रकार की अभिक्रिया में बनती है, तो वो है SN2 के अंदर बनती है। और इसके अंदर जो OH यानी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो उस तरफ से अटैक कर रहा है, उस साइड से, उल्टी साइड से अटैक कर रहा है जिस साइड से क्लोराइड निकलेगा। यानी विपरीत साइड से अटैक कर रहा है। ये जुड़ रहा है और क्लोराइड आयन निकल रहा है और आखिर में प्रोडक्ट में मेथेनॉल बन जाता है। ये है अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया। अब इस देखते हैं कि SN2 में क्या क्या हुआ है। SN2 के अंदर विन्यास का प्रतिपन होता है। विन्यास का प्रतिपन यानी यहाँ पे यदि ये R है तो प्रोडक्ट बनेगा S, ये यदि S है तो ये प्रोडक्ट बनेगा R, यानी विन्यास का प्रतिपन हो जाता है। ये है विन्यास का प्रतिपन, उल्टा हो जाता है विन्यास, R से S, S से R बन जाता है। इसमें संक्रमण अवस्था आती है और इसमें त्रिविम बाधा का भी फैक्टर कारक काम करता है। त्रिविम बाधा यानी जब न्यूक्लियोफाइल जिससे अटैक कर रहा है उसके ऊपर यदि जो समूह जुड़े हुए हैं वो कितने बड़े हैं। यदि हाइड्रोजन है तो त्रिविम बाधा कम में आसानी से अटैक कर लेगा। यदि एक CH3 समूह आ गया तो बड़ा समूह हो गया तो इसको थोड़ी बाधा होगी, और यदि 2 आ गए CH3 समूह तो और ज्यादा बाधा होगी, और 3 आ गए तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, बहुत ही ज्यादा बाधा होगी, तो इसको बोलते हैं त्रिविम बाधा। इसके आधार पर हम एल्किल हैलाइडों की इनकी क्रियाशीलता दे सकते हैं कि SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्या है। तो SN2 के प्रति क्रियाशीलता देखें तो नंबर 1 पे है, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, यही मेथिल हैलाइड, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। इसके बाद में 1 डिग्री है, 1 डिग्री हैलाइड है, वो कम क्रियाशील होगा। 2 डिग्री उसके बाद में होगा, वो 3 डिग्री अभिक्रिया नहीं दे पाएगा, SN2 अभिक्रिया नहीं दे पाएगा। ये याद रखना है, ये है इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम। नेक्स्ट है एक आणविक नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। SN1 क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके RDS यानी वेग निर्धारक पद है, उसके अंदर कितने अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया में? एक अणु भाग लेता है वेग निर्धारक पद RDS के अंदर, अभिक्रिया के अंदर।
SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों, ये याद रखना है कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों के अंदर SN1 अभिक्रिया होती है, जैसे जल, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, इस प्रकार के विलायकों में संपन्न होती है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड के मध्य तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल देती है अभिक्रिया, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल देती है। प्रथम कोटि की रासायनिक बलगति का अनुसरण करती है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो कि है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड के ऊपर निर्भर करता है। देखते हैं इसकी क्रियाविधि। ये 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, कार्बन आयन का निर्माण होता है, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप के अंदर कार्बन आयन के ऊपर OH- यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये इधर से भी यानी OH- यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और ये प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। ये ध्यान रखना है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, इसके अंदर कार्बन आयन का निर्माण हो रहा है, तो कार्बन आयन का स्थायित्व है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन आयन का स्थायित्व से ही इसकी क्रियाशीलता पता चलेगी। तो सबसे ज़्यादा कार्बन आयन स्थायी होगा वो होगा 3 डिग्री आर आर आर, यानी एल्किल समूह है और इसके ऊपर धनायन है, ये है 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन आयन काफ़ी ज़्यादा स्थायी होता है। उसके बाद में 2 डिग्री धनायन है वो स्थायी होगा आर आर 2 डिग्री। उसके बाद में 1 डिग्री जिसके ऊपर एक एल्किल समूह हो CH2 कार्बन आयन अधिक स्थायी, और सबसे कम स्थायी होगा वो होगा मेथिल वाला कार्बन आयन, सबसे कम स्थायी होगा। और अगर कार्बन आयन ज़्यादा स्थायी है तो उसका हैलाइड है वो उतना ही क्रियाशील होगा। हैलाइड, यदि कार्बन आयन ज़्यादा स्थायी है तभी ये अभिक्रिया आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो पाती है, तो इसका जो कार्बन आयन, इसका जो हैलाइड है वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो इसका जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो ज़्यादा क्रियाशील है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे अंत में जो सबसे कम क्रियाशील है वो है CH3X, यानी मेथिल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील है। आपने ध्यान दिया होगा कि SN2 के अंदर ये क्रम उल्टा होता है, लेकिन SN1 के अंदर ये क्रम ये होता है, क्योंकि इसमें कार्बन आयन का स्थायित्व आ जाता है और SN2 के अंदर त्रिविम बाधा आ जाती है। ये अंतर है SN1 एंड SN2 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हैलाइड X है वो डिफरेंट प्रकार का हो, कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, तो अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता क्या रहेगी। तो इसकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, यदि R के साथ में आयोडीन जुड़ा है तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, यदि एल्किल के साथ में ब्रोमाइड जुड़ा है तो वो उससे कम होगा, फिर क्लोराइड कम होगा, और सबसे कम क्रियाशील होगा वो फ्लोराइड होगा। ये होगी इनकी क्रियाशीलता का क्रम, चाहे वो SN1 हो एंड SN2 हो, ये इन दोनों के लिए सेम होगा क्रम। तो ये थी SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में जानकारी जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी आप।